इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। आपको ये यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपस में मिलान करना है सही रूप से। हमने सही रूप से मिलान कर दिया है। आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही इनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है जड़। जड़ क्या करता है? जड़ पौधे को भूमि में यानी मिट्टी में जमाए रखता है, ये इसका काम है। पौधे को भूमि में जमाए रखना या फिर मिट्टी में जमाए रखना। ऐसे ही पत्ती, पत्ती का क्या कार्य है? भोजन बनाना। ये पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है पत्ती। तना, तना क्या करेगा? ये पौधे को सहारा प्रदान करता है। ये सहारा प्रदान करने के लिए पौधे के अंदर होता है तना। फूल, फूल का क्या काम है? फूल का काम है फल का निर्माण करना। पहले फूल बनता है, फूल के बाद फल का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर सही भी लिखा जाएगा। सही ऐसे है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनके आगे सही का या फिर गलत का निशान लगाना है। जैसे जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है। देखिए, सामान्यतः जड़ भूमि के ऊपर नहीं पाई जाती है, ये बात यहाँ पर गलत है। जड़ जमीन के अंदर पाई जाती है। अगला कथन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ये बात सही है। नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर जड़ें आएगा। नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, जैसे बरगद का पेड़ होता है, उसमें सहारा देने वाली जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ में, लेकिन नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें नहीं होती हैं, ये बात गलत है। सहारा देने वाली जड़ों से मतलब है, जैसे बरगद के पेड़ से भी डालियों से जड़ों के रूप में नीचे जड़ें लटकी रहती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा बरगद के पेड़ को, तो वो होती हैं सहारा देने वाली जड़ें, नीम के पेड़ में नहीं पाई जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अदरक, हल्दी, आलू ये सभी भूमिगत तने के उदाहरण हैं। अदरक, हल्दी, आलू ये सभी क्या हैं? भूमिगत तने के उदाहरण हैं, ये बात सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कारण बताएं। आपको कारण बताना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्ती के अंदर ही पौधे का भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है कौन? पत्ती करती है। तो आप कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि पौधे की पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। क्या करती है? पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है, ये आपको लिखना है। अगला इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका कारण आप क्या लिखेंगे? क्योंकि रात के समय पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्योंकि पेड़ श्वसन क्रिया करते हैं, तो पेड़ जब श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में पेड़ भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो जब हम रात को पेड़ के नीचे सोते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे पेड़, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। तो इसलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं, ये हमें बताना है इसका कारण। इसका कारण ये है कि जो जलीय पौधे हैं, इनके जो तने होते हैं लंबे, पतले, मुलायम और हल्के होते हैं। लंबे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, मुलायम और हल्के होते हैं। इनके तनों में हवा भरी रहती है, वायु भरी रहती है।
वायु भरी होने के कारण ये हल्के और मुलायम रहते हैं, तो इसलिए ये पानी में तैरते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो पत्ती होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं, जो इन्हें पानी में तैरने में मदद करती है। तो कारण में आप अगर इतना भी लिख देंगे, क्योंकि जलीय पौधों के तने हल्के और पत्तियां चौड़ी होती हैं, इसलिए ये पानी में तैरते रहते हैं। आप ये कारण भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख दीजिए कि इनके तने हल्के होते हैं क्योंकि इनके तनों में वायु भरी रहती है, तो इसलिए ये पानी में तैरते रहते हैं। अब अगला देखिए प्रश्न, नागफनी के पौधे में पत्तियां कंटीली क्यों हो जाती हैं? तो पत्तियां इसकी जो होती हैं नागफनी की, वो कंटीली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो नागफनी का पौधा है वो ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो एक तो पानी वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, और अगर पत्तियाँ रहेंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम से कम करने के लिए इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल गई हैं, कंटीली हो गई हैं। तो कारण में आप क्या लिखेंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो कंटीली क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम हो, कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो, यानी कि पानी का भाप बनकर उड़ना कम से कम हो, क्योंकि पहले ही वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। अब आगे देखिए, प्रश्न 4 है ये हमारा। एक पौधे का सुंदर स्पष्ट चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। तो एक पौधे का चित्र बनाना है, तो आप इस तरह से एक पौधे का चित्र बना लेंगे। अब इसके विभिन्न भाग क्या क्या हैं? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये एक पौधे का चित्र दिया गया है। इसमें सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ पर इस पर फूल लगे हैं, तो इसके विभिन्न भाग हमें लिखने हैं। फूल है, इसके बाद इसमें ये फलियाँ आ रही हैं, ये फल है। ये सरसों का पौधा है, ये इसमें फल है, पत्ती है, और ये इसका तना है। तना देखिए, इसको सहारा देने के लिए ये तना है, तना हो गया। और इसके बाद ये मिट्टी की सतह के अंदर क्या है? जड़ है। तो ये हुए पौधे के भाग। क्या क्या है आप लिख सकते हैं? जड़ हो गई, तना, पत्ती, फल, फूल, ये तो हैं पौधे के भाग। इसके अलावा ये मिट्टी की सतह है जहाँ के नीचे इसकी जड़ है। तो इस तरह से आप एक पौधे का चित्र बनाना आपको, और इसके विभिन्न भागों के नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 5 है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो अतिरिक्त पानी होता है उसको पत्तियां भाप बनाकर उड़ाती रहती हैं, बस इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल उनकी पत्तियों से भाप बनकर उड़ता रहता है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनसे वो अतिरिक्त जल भाप बनकर उड़ता रहता है, और इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल उनकी पत्तियों से भाप बनकर उड़ता रहता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। पर्णरंध्र का मतलब होता है पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छेद, उनको हम पर्णरंध्र कहते हैं। तो इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरी होती है। अब हम देखते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6 है, पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे? पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे? तो एक बार पहले तो आप इस चित्र को देख लीजिए। ये एक चित्र है, जो पहाड़ों पर वृक्ष पाए जाते हैं उनका ये चित्र है। चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये पौधे, ये पेड़ है जो है, ये हरे भरे हैं। ये पेड़ हरे भरे हैं, और इनकी जो आकृति है वो शंक्वाकार है, उल्टा वी बन रहा है इस तरह से, इसको हम शंक्वाकार आकृति कहते हैं। तो इनकी जो आकृति है शंक्वाकार होती है, पहली बात। दूसरे, ये हरे भरे रहते हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और तीसरी जो बात है,
इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई की तरह नुकीली होती हैं, सुई की तरह नुकीली होती हैं। और इनकी जो आकृति है शंक्वाकार इसलिए होती है क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो बर्फ़ जो गिरती है, अगर वो बर्फ़ गिरेगी तो मान लीजिए अगर इनकी आकृति शंक्वाकार ना होती तो फिर बर्फ़ इनके ऊपर ही थमी रहती। लेकिन शंक्वाकार आकृति हो जाने की वजह से इनके ऊपर गिरने वाली बर्फ़ फिसल कर नीचे गिर जाती है, तो इसलिए इनकी आकृति शंक्वाकार रहती है। तो आपको पहाड़ों पर पाए जाने वृक्षों की विशेषता में क्या लिखना है? सबसे पहले उत्तर में आप लिखेंगे पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं क्या होती हैं? अब आप विशेषताएं लिखेंगे, चित्र आप ना बनाएं, आप चित्र से समझ सकते हैं बस। तो ये जो हैं सबसे पहले आप लिखेंगे ये सदैव हरे भरे रहते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये सदाबहार होते हैं, ये सदाबहार वृक्ष होते हैं, ये सदैव हरे भरे रहते हैं। वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। शंक्वाकार हमने आपको बता दी है, जैसे आप जन्मदिन पर वो टोपी लाते हैं इस तरह की, वो भी शंक्वाकार होती है। तो इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है? शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियाँ सुई की तरह नुकीली होती हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी सुई की तरह नुकीली होती हैं। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं जैसे चीड़ का पेड़ है, देवदार का पेड़ है, इस तरह से ये जो वृक्ष हैं ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो पूरा हो गया है। ये पर्यावरण कक्षा 4 का जो 8वां पार्ट है उसका हल था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।